Hello, welcome back to my channel. And today we are going to start chapter number 2, National Income and Related Aggregates, from the book of NCRT class 12th Introductory Macroeconomics, and it will also cover the topics from the book of VK publication Introductory Macroeconomics. And in this the lecture will be in bilingual language, and this it will be in English and Hindi also. तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक हैं जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, हम किस मेथड से निकालते हैं। बट अब नेशनल इनकम से पहले हम कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं जो कि इनकम निकालने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादा ज़रूरी से हमारा मतलब है कि उनके बगैर तो हम नेशनल इनकम निकाल ही नहीं सकते हैं, कि किन लोगों की जो इनकम है हम उसको इंक्लूड करें, या कौन लोग हैं जो नेशनल इनकम में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, किनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन है नॉर्मल एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कि जो हमारे जो डोमेस्टिक जो हमारे कंट्री के अंदर जो इनकम हो रही है उसको नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट जीडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. Next one is GDP deflator. We will talk about it, and nominal GDP versus real GDP. Actually, these are two different concepts. Real GDP and nominal GDP. We will discuss in this lecture later on. So let's begin the chapter. The first topic is नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं. अब नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो किसी भी कंट्री में एक साल से ज़्यादा के लिए कंट्री में रहते हैं. अब इसके अंदर उनकी खास बात क्या है भाई, वो रहते तो हैं बट उनका जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए. अगर उस कंट्री में उनका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो लाई नहीं करता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो क्या चीज़ है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अब हम इकोनॉमिक अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक्चुअल में एक पर्सन के जो राइट्स होते हैं. अब राइट का मतलब कौन सा राइट होता है भाई, राइट मतलब लेफ्ट है, राइट वाला नहीं, ये अधिकारों की बात हो रही है. कि भाई अगर कोई पर्सन है उसके पास अपनी एक राइट टू शेयर है इन द इनकम, और जो गेन्स, लॉसेस, रिडक्शन, क्रेडिट एंड सिमिलर आइटम जो भी होते हैं, किसी भी कंपनी में वो काम करता है और वहाँ पे उसको जो लॉस हो रहा है, जो इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहे हैं, या जो डिडक्शन काटा जाता है, मान लो जैसे जिस तरह से इनकम टैक्स काटा जाता है, क्रेडिट है अगर वो पहले पैसा ले लेता है जैसे क्रेडिट काट दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो रही है. ठीक है. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये तो हो गया कि भाई हम अब हमारी कंट्री में रह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इशू हो रहा है, हम इनकम ले रहे हैं, हमारे जो भी डिडक्शन है, टैक्स कट रहा है. लेकिन कौन से लोग हैं जिनका इंटरेस्ट वगैरह, ये जो टैक्स वगैरह नहीं कटेगा. जैसे मान लेते हैं कोई दूसरे देश का कोई पर्सन है, वो सीजनल बेस पे आता है या डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे आता है, फिर वापस अपनी कंट्री में चला जाता है, अब यहाँ पे काम करके यहाँ से जो पैसा है वो लेके चला जाता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो लॉस है वो सिर्फ अपनी इनकम ले रहा है और जा रहा है, वो कोई डिडक्शन नहीं कर रहा है, वो कोई क्रेडिट नहीं कर रहा है. ठीक है. तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है. ठीक है. वो जस्ट काम करने आया और शाम को, जो सुबह आया शाम को काम करके वापस अपने घर पे चला गया. बिकॉज द कंडीशन इज दैट अ पर्सन हु इज रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक कंटिन्यूसली वो हमारे यहाँ पे इंडिया में रहना चाहिए, या हम अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो. लेकिन अगर हम दूसरे देश की बात करते हैं तो जैसे हमारे इंडिया के आदमी हैं, कोई भी सिटीजन है वो बाहर जाके रहता है, तो उसको भी नॉर्मल ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री में भी कंसीडर, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं. आगे बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक यानी कि प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी सामान हम बना रहे हैं फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं. कंज्यूम करने से हमारा मतलब है कि हम उसको यानी कि
खरीद के लेके आ रहे हैं, पहले पहले होता है प्रोडक्शन, फिर उसको खरीद के लाते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट का। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम अपना पैसा किसी ऐसे काम में लगा रहे हैं जिससे बाद में हमको प्रॉफिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और सबसे जो मतलब अनसेफ जो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सेफ नहीं होती है। पोर्टफोलियो नाम सुना होगा। पोर्टफोलियो कहाँ पे होता है? चलो मैं बता देता हूँ पोर्टफोलियो कहाँ पे होता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा देते हैं। जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो खरीद लेते हैं। तो अब उसमें से बिटकॉइन जैसे फेमस है। तो अब वो जो पैसा जो आपने लगाया है, मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपीज़ अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन क्या होता है कि उसका जो प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है या कॉइन का जो प्राइस है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो अनसेफ है एक तरह से। अनसेफ का मतलब ये है कि भाई आपके पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं एकदम से। ठीक है। तो वो सेफ नहीं है एक तरह से। वो अपना रिस्क है, रिस्क बेस पे हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ओके, आगे हम बात करते हैं। अ, अब इसमें इंक्लूड कौन कौन होगा? भाई जो नॉर्मल रेजिडेंट की बात हम कर रहे थे, उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड करने हैं? तो पहली बात है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई एक आदमी है, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। साथ में कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है, वो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि वो जैसे स्वीडन है, तो वो स्वीडन से यहाँ पे इंडिया में आ जाता है। अब इंडिया में आके वो रहता है, वहाँ पे 1 साल के लिए रहता है, यहीं पे आके अपना 1 साल से ज़्यादा फिर उसको हो गया काम करते करते। उसके जो लॉस हैं, प्रॉफिट हैं, वो सब कुछ यहीं पे हो रहा है। वो अपना रिडक्शन कटवा रहा है और साथ में उसके क्रेडिट हैं, अलग अलग उसको राइट्स मिले हुए हैं। तो वो यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। साथ में कोई इंस्टीट्यूशन है, वो आ जाता है, कोई संस्था है, यहाँ पे आके अपना वो कर लेती है, काम शुरू कर लेती है, प्रोडक्शन शुरू कर देती है। उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया काम करते करते, फिर वो सरकार को टैक्स भी पे कर रही है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है यहाँ पे। अब साथ में इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट से मतलब है हमारा कि जैसे वो प्रोडक्शन कर रही है, फिर वो जो रिसोर्सेज है उनका कंजम्पशन कर रही है, इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पैसा भी लगा रखा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें दोनों दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इंडिविजुअल को भी, यानी किसी एक आदमी को भी, साथ में किसी इंस्टीट्यूशन को भी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि भाई वो जो आदमी है, जो नॉर्मल हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वो किसी एक कंट्री का सिटीजन हो और रहता दूसरी कंट्री में हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंट्री, जिस कंट्री में वो रह रहा है, नॉर्मल जहाँ का नॉर्मल सिटीजन है, वो वहाँ का एक परमानेंट सिटीजन भी हो। अब परमानेंट से और नॉर्मल से क्या मतलब है? परमानेंट से मतलब है कि जैसे अब हमारे इंडिया का कोई आदमी है, उसको यहाँ की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता मिली हुई है, लेकिन वो काम बाहर जाके कर रहा है। तो अगर वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ के लिए रह रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल सिटीजन बन सकता है। बट अगर उसको परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा। अब रिनाउंस का मतलब क्या होता है? ये टर्म यूज की जाती है पॉलिटी में। रिनाउंस का मतलब होता है कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहेंगे अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो। ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाके रहने लग जाते हैं और वहाँ की आपने सिटीजनशिप ले ली है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिनाउंस करना पड़ेगा, आपको अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी इंडिया का ही सिटीजन है, बट वो किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, फिर बीच बीच में वो अपने देश में वापस आ जाता है, फिर चला जाता है। इस तरह से जो प्रोसेस है वो चला हुआ है। ठीक है। तो ये जो सिटीजनशिप का जो टॉपिक है, ये इंडियन पॉलिटी का है, ये हम उसमें डिस्कस कभी कर लेंगे बाद में। अभी जो नॉर्मल पॉइंट हम वो बात कर रहे हैं। ये क्या है? नॉर्मल सिटीजनशिप की बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे कि भाई वो एक, यानी कि इंडिया का तो वो परमानेंट हो सकता है, बट वो अगर स्वीडन में जाके काम कर रहा है, तो वो वहाँ का क्या बन जाएगा? नॉर्मल सिटीजनशिप, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं, ये वही सेम पॉइंट है, नॉट नेसेसरी में है कि बिलोंग टू सेम कंट्री वेयर ही रिसाइड, जहाँ पे वो रहता है ज़रूरी नहीं है कि वहीं का क्या हो, वो एक परमानेंट
यानी कि सिटीजन हो। अब इसमें कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक WHO एंड IMF, लोकल पीपल ओनली। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि भाई नॉर्मल सिटीजनशिप की बात कर रहा है वो, तो नॉर्मल में जो एम्प्लॉय है, मान लो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, मान लेते हैं कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको IMF कहते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ के अगर कोई लोकल हम पर्सन की बात करें तो क्या है? लोकल पर्सन तो मान लो जैसे इंडिया का ही है, तो वो इंडिया में ही अगर वो इस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, एम्प्लॉय है, तो वो क्या है? यहाँ का परमानेंट भी है, परमानेंट एम्प्लॉय भी है। बट वहाँ के दूसरे देशों के लोग अगर यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, यहाँ पे आके काम करते हैं, साथ में IMF में काम करते हैं, WHO में काम करते हैं, तो वो यहाँ के अगर 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह जाते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, परमानेंट नहीं बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेसी ऑफ आवर कंट्री। अब एम्बेसी का मतलब क्या है? अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। अब जैसे अब अच्छा, एक पॉइंट इसमें और हो जाता है, ये जैसे WHO और IMF की मैं बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि IMF का कोई सेंटर जर्मनी में है या स्वीडन में है, कोई मान लो कोई उसका रीजनल ऑफिस है, एग्जाम्पल है ये। तो हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ जर्मनी में चले जाएंगे। अब जर्मनी में जाके वहाँ पे उनकी पोस्टिंग आ गई, तो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। अब उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, तो वो जर्मनी के क्या बन जाएंगे? नॉर्मल सिटीजन बन जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, सॉरी सिटीजन नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे वहाँ के। तो यहाँ पे यही बात है कि लोकल जो पीपल होंगे हमारे इंडिया के जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एम्बेसीज ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है दूसरे देशों में जाके, तो वो वहाँ की क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट है एक तरह से। तो वहाँ पे क्या है? सारी फैसिलिटी उनको मिलती हैं। यहाँ पे जैसे इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे जाके वो एक तरह से इंडिया की ही एक तरह से समझ लो कि उनकी बाउंड्री बन जाती है, एम्बेसी टेरिटरी। तो वहाँ पे जो भी काम होता है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, वहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो काम करते हैं इंडिया के ही। वहाँ पे जो US गवर्नमेंट है या कोई मान लो दूसरी जिस देश में वो रह रही है, एम्बेसी है जिस देश में बनाई हुई है, वहाँ के लोग उसके ऊपर अपना कोई कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन या अलग से भाई हम हमारे अकॉर्डिंग चलो ये चलो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो दूसरे देश में हमारे देश की टेरिटरी की तरह काम करती है, ठीक है। और उनको सिक्योरिटी देने का काम है जिस देश में वो एम्बेसी बनी हुई है उनका। जैसे स्वीडन में अगर एम्बेसी बनी है इंडिया की, तो स्वीडन की जो पुलिस है या जो भी आर्मी है, जो डिफेंस के जो भी लोग हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी लोग हैं, जो भी उनका मैटर है, वो लोग ही उनको प्रोटेक्शन, इंडियन एम्बेसी के लोगों को प्रोटेक्शन देंगे। उनके बाहर क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सिक्योरिटी खड़ी रहेगी बाहर हर वक्त 24 घंटे, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे और कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फॉरनर लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज कम फॉर स्टडीज़ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो बाहर के जो लोग आते हैं, मान लो कि वो जैसे IMF की बात की मैंने कि यहाँ इंडिया में आके IMF के में एम्प्लॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अब वो अगर काम कर रहे हैं तो वो क्या नॉर्मल सिटीजन बन जाएंगे? तो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट, सॉरी सिटीजन नहीं, रेजिडेंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? येस, दे कैन बी नॉर्मल सिटीजन, बट देयर आर 2 कंडीशंस। वहाँ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है कि वो जो आदमी यहाँ पे आएगा विदेश का, वो स्टडी के लिए ना आया हो, पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आदमी पढ़ने के लिए आता है तो सिंपल सी बात है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करता उस कंट्री में, वो तो पढ़ने के लिए आया है, वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया है। सेम टू सेम अगर कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, भाई जो बीमार है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ पे आया है, अपना इलाज करवाएगा और चला जाएगा, बट वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन थोड़ी करेगा। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो जब ये वाला भी फुलफिल नहीं हो पाता है, सो इट मीन्स दे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है कि कोई बाहर का आदमी अगर पढ़ाई के लिए आता है या वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एज आ नॉर्मल रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश के लोग हैं, जैसे बहुत सारे, वो क्या करते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं। तो इंडिया में आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर यहाँ पे मान लो उनका ट्रीटमेंट 1 साल तक चल गया
1 साल से ज़्यादा तक के लिए चल गया उनका ट्रीटमेंट, यहीं पे एडमिट हैं वो, लगातार यहीं पे हैं, तो उनको नॉर्मल रेजिडेंट उनको कंसीडर कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। उनको वो एक सिंपल जो भी है बाहर के अपने काम के लिए आए हैं और वापस चले गए, बस उनको इतना ही कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन इसमें इंक्लूड नहीं है, किनको इंक्लूड नहीं करेंगे नॉन रेजिडेंट में। सबसे पहली बात वही पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया जस्ट अभी, कि जो पढ़ाई के लिए आए हैं और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स जो हैं एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लाइक यूएसए इन अफगानिस्तान। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई देश है, उसने अपने सैनिक जो है आर्म्ड फोर्स के वो कहीं पे बाहर दूसरे देश में डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ के जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो बन जाएंगे। नहीं, वो बस एक सर्विस के लिए गए हैं, फिर वापस चले जाएंगे, चाहे वो 1 साल के लिए चले जाएं। जैसे अफगानिस्तान में कितने साल तक अमेरिका के जो आर्म्ड फोर्स के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के पर्सनल्स हैं, वो कितने साल तक रहे थे, बट उनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे है ही नहीं, वो तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आए हैं। तो मेन पॉइंट याद रखना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका लाई करना चाहिए उस कंट्री के अंदर, ठीक है। ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट द कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड। अब वो उस कंट्री के जो है नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस देश में जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। जैसे कि आर्म्ड फोर्स वाले जो हैं वो वहाँ पे अफगानिस्तान में रह रहे थे, तो उनको वहाँ पे क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको यूएसए में ही नॉर्मल रेजिडेंट क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन कमर्शियल ट्रैवलर्स। अब जैसे इंडिया जैसे फ़्लाइट आती हैं दूसरे देशों से, तो वो क्या करते हैं, वो क्रू मेंबर होते हैं, उसमें वो यहाँ पे रह के काम करते हैं, या उन्होंने अपना एक ऑफिस खोल लिया है, मान लो कोई फॉरेन एयरलाइंस है, तो वहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अब जो पैसे मिल रहे हैं ना, उनको यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके हेडक्वार्टर से, जहाँ से जिस देश की वो एयरलाइन है वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, वो यहाँ पे बस रह रहे हैं, जो रेंट पे करना है वो कंपनी पे कर रही है, तो वहाँ के जो मेंबर है वो पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सब कुछ काम कर रहे हैं वो उनको वहीं से मिल रहा है, तो इस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे, अब मान लो इंडिया में उनका लाई नहीं करता है, तो वो यहाँ के क्या है, नॉर्मल सिटीजन नहीं है, सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। सीजनल वर्कर की बात कर रहे हैं, जो सीजन के तौर पे काम करने आते हैं, जैसे नेपाली जो भाई हैं वो आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, आते हैं नेपाल से, वो फिर अपना काम करके वापस चले जाते हैं, तो फिर उनको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ नॉर्मल रेजिडेंट, बिकॉज सेंटर ऑफ इकोनॉमी, ये मैंने बता दिया कि क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक जो है इंटरेस्ट वो लाई नहीं करता है इस कंट्री में, ठीक है, इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री इनकम से हमारा मतलब था कि वो सारे जो अमाउंट है या पैसा है जो फैक्टर के लिए दिया जाता है। फैक्टर का मतलब यहाँ पे है हमारा, जैसे सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को, कोई काम कर रहा है, या लैंड है उसका रेंट पे किया जा रहा है, या जो कैपिटल है बैंक से जो लोन लिया है काम शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तीसरा चौथा जो है एंटरप्रेन्योरशिप है कि भाई उद्यमपन है, जो मान लो उद्यमी है कोई, वो इन्वेस्ट करता है पैसा, वो पैसा लगाता है, तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि प्रॉफिट, एक तरह से कि जो प्रॉफिट है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, वो सब बनेंगी क्या, आपकी फैक्ट्री इनकम। और वो होना चाहिए कब, इन द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल का, लास्ट का 1 साल इंक्लूड करेंगे हम। जैसे 1 साल के अंदर जितना भी पैसा उसने, जो भी इन्वेस्टर है उसने सैलरी के रूप में दिया उसके कर्मचारियों को, लैंड का रेंट दिया है, कैपिटल जो पैसा उसने लोन पे लिया था उसका ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, या उसके बाद जो बच गया वो उसका प्रॉफिट है। ये सारी चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं आपकी फैक्ट्री इनकम, ठीक है। अब इस चीज़ में इंक्लूड क्या क्या करेंगे, मोस्टली चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। इंक्लूड में 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, पहला होगा फैक्ट्री इनकम ओनली, दूसरा है इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। उसके बाद फैक्ट्री इनकम में यही 4 चीज़ें जो भी मैंने डिस्कस की वही चीज़ें हैं,
कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। बदले में जो उनको मिलता है, जो पेमेंट उनको मिलती है, किसको? हाउस होल्ड को। अब किसी को रेंट पे रख लिया, किसी का मतलब रेंट पे कह रहा हूँ, सॉरी, लेबर है जैसे, तो वो लेबर के रूप में काम करता है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, तो उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है तो वो किस में काउंट होगा? वो पेमेंट रिसीव्ड, वो एक बात तरह से जो पेमेंट की जाती है वही आपकी फैक्ट्री इनकम है। प्रोडक्शन में, अब किस काम में? रिटर्न ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होता है? लैंड पे लेबर चाहिए, फिर उस पैसा भी चाहिए और इंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप से हमारा मतलब है कि प्रॉफिट होना चाहिए भाई। कोई भी अगर कंपनी शुरू करता है, फैक्ट्री शुरू करता है, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्यों काम करेगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो वो कोई भी प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें आता है एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो वही चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट पे करना पड़ेगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो पे करना पड़ेगा, और जो बाद में जो बचेगा प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें ही हमारी क्या है? एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम है। इन्हीं सबको ऐड कर दो, इन सबको ही ऐड कर दो, यही आपका क्या है? सारा एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम, और यही मिलके बनाती है टोटल सम ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है। अगला आता है, अब हमारा जो है इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, अब दो टाइप की है। दो टाइप में कौन कौन सी है? पहली है फैक्टर इनकम, और दूसरी हमारी है कौन सी? ट्रांसफर इनकम। अब इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब अच्छा, एक ही पॉइंट रह गया, ट्रांसफर वाला। तो इन फैक्ट्री इनकम तो हमने डिस्कस कर ली, और ट्रांसफ़र का मतलब है एक तरह से ट्रांसफ़र करना, पेमेंट को ट्रांसफ़र करना, इनकम को। जैसे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, रॉ मटेरियल के लिए हो गया, या एम्प्लॉय के लिए हो गया, अलग अलग तरह से, या बैंक वगैरह को पे कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? ट्रांसफ़र में आ जाती हैं। ट्रांसफरेबल इनकम होती है वो। ठीक है। ट्रांसफ़र करके ऑनलाइन के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं जैसे, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। अगला आता है हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। इसमें डोमेस्टिक की बात करेंगे, फिर हम नेशनल की बात करेंगे। तो सबसे पहले डोमेस्टिक की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि जैसे मान लो ये देश है कोई, अब इस देश के अंदर अंदर, इस देश की बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी पैसा, जो भी सामान बन रहा है, सामान बिक रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कुछ इस देश के अंदर अंदर अगर चल रहा है तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक। ठीक है। लेकिन अगर मान लो अब ये कोई दूसरा देश है, मान लेते हैं ये यूएस है, अब ये मान लेते हैं इंडिया है हमारा, तो इंडिया जो है, इंडिया का कोई बंदा बाहर जाके काम कर रहा है। ठीक है। तो अब वो बाहर जाके काम कर रहा है तो वो करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यूएस का कोई बंदा यहाँ पे इंडिया में आ जाता है, और वो इंडिया में आके काम कर रहा है, यूएस का कोई बंदा, कोई वहाँ का सिटीजन है, वो इंडिया में आके काम कर रहा है, तो जो इंडिया में आके काम कर रहा है ना, तो विद इन इंडिया में जो भी काम करेगा, चाहे वो कोई भी है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से देश का आदमी कहाँ पे आके काम कर रहा है, या यानी कि इंडिया में आके काम कर रहा है, चाहे वो यूएस का है, जर्मनी का है, रूस का है, स्वीडन का है, पोलैंड का है, कहीं का भी है, लेकिन उसको काम करना चाहिए इंडिया के अंदर। यानी कि जब वो काम करेगा, उससे जो प्रोडक्शन होगा, जो फ़ायदा होगा, वो विद इन इंडिया होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक को हिंदी में कहते हैं घरेलू। हमारे घर की बात है भाई, हमारे घर में आके काम किया तूने, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी किया हमारे घर में किया, तो वो है डोमेस्टिक। अपने घर में हम काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जितना भी प्रोडक्शन होगा। तो अब इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा स्टेटमेंट में? सम फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये बात याद रखेंगे, एन अकाउंटिंग ईयर जरूर लिखना है हर बार। एक साल के अंदर जितना भी कमाया है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उस सब को क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ फैक्टर। हम बात कर चुके हैं पहले अभी, उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, रेंट था, इंटरेस्ट था, और साथ में इंटरप्रेन्योरशिप की जगह पे क्या था? हमारा प्रॉफिट था। ठीक है। तो वो उसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। आगे देखो, अब इसमें ये मेन पॉइंट है। ये आप ना ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, या इनको सेम टू सेम लिख लेना। जब आप इसको एक बार रीड करेंगे ना, रिवाइज करेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा एक बार में ही। अब वो कहता है नो मैटर हु जनरेट्स इट। अब ये मैटर नहीं करता कि उसको कौन जनरेट कर रहा है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि यूएस का आदमी
या स्वीडन का आदमी हमारे इंडिया में आके काम कर रहा है, उसको काम हमारे इंडिया में ही रह के करना है। अगर यहीं पे रह के काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। मैटर नहीं करता वो यूएस का सिटीजन है या स्वीडन का। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, इसमें नॉर्मल सिटीजन भी होंगे और नॉन रेजिडेंट भी होंगे, ठीक है। दोनों दोनों इंक्लूड होंगे, यानी कि बाहर के लोग भी हैं और हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो भी इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम में क्या करना पड़ेगा, अब इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। अब अपोजिट होने से मतलब ये है कि भाई इसमें ये वाली चीज़ तो ऐड कर दो, ये वाली तो सेम टू सेम डोमेस्टिक वाली, साथ में इसमें एक और चीज़ ऐड कर दो कि भाई जो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल देता हूँ मैं, चलो आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि ये इंडिया है अपना, ये हमारा भारत है, और ये है यूएसए या ये है स्वीडन, हम बात करते हैं, ठीक है। ये दो कंट्री हैं। अब इन दो कंट्री में क्या होता है, इन दो कंट्री से, अब भारत में तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है भाई, हमें पता है। लेकिन क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं ना वो यूएस में भी रहते हैं और स्वीडन में भी रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जब वो वहाँ पे काम करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, और जब बदले में पैसा मिलेगा तो उस पैसे को वो अपने इंडिया में भेज देंगे, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के पास भेज देंगे। तो जो वो पैसा भारत में आया, तो भारत में जब आया तो भारत में आते ही भारत में कहाँ आएगा, बैंकों में आएगा। तो जैसे ही वो पैसा भारत के बैंकों में आया तो वो काउंट हो गया नेशनल इनकम में, कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा इंडियन इकोनॉमी में भेज रहे हैं। तो वो इसलिए वो क्या है, वो मैटर है, दैट इज़ द मैटर ऑफ नेशनल इनकम। तो जो पैसा बाहर से इंडिया में आया वो भी क्या, किसका पार्ट है, वो पार्ट है नेशनल इनकम का। और दूसरे इसके अपोजिट अगर बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करनी है जो सिर्फ हमारे इंडिया में ही हो रही हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो रही हैं, इंडिया के लैंड पे ही जाके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है डोमेस्टिक में। लेकिन बाहर से जो पैसा इंडिया में आता है उसको काउंट करेंगे नेशनल इनकम में, यही फ़र्क है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता वेयर टू जनरेट, अब यहाँ पे बात करता है, यहाँ पे लैंड मैटर नहीं करता। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, सो लैंड डजेंट मैटर, मीन्स टेरिटरी डजेंट मैटर। टेरिटरी मैटर नहीं करती है कि आपने इंडिया में रह के पैसा कमाया या बाहर रह के पैसा कमाया, बट पैसा इंडिया के बैंकों में आना चाहिए, पैसा इंडियन इकोनॉमी में इंड्यूस होना चाहिए। इंड्यूस से मतलब है कि पैसा इंडिया में आया, इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ी, या पैसा हमारे बैंकों में आया तो कैपिटल बढ़ गई हमारे देश की, ठीक है। तो उसको हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। अब इसमें मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आ गया रीजन में। अब इसमें आता है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, रीजन इन आवर कंट्री और इन फॉरेन कंट्री, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। हमारे देश में जो पैसा कमाया गया वो भी इंक्लूड होगा, और जो बाहर के देश में जो पैसा कमाया वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें भी, नॉर्मल सिटीजन भी और नॉन रेजिडेंट भी, दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होता है। एक्चुअल में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है। टेरिटरी से मतलब हमारा कोई एरिया है, एक कोई भी लैंड है, पार्ट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर कंट्रोल होता है किसका, गवर्नमेंट का। विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। और देखो कोई गवर्नमेंट है, मान लो ये लैंड है, कोई भी ये लैंड है, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर कंट्रोल करती है, उसी का रूल चलता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट काम करती है अपने अकॉर्डिंग। अब गवर्नमेंट जब अगर काम करेगी तो अपने हिसाब से रूल बनाएगी, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की मनमानी चलेगी। वहाँ के जो सिटीजन हैं या रेजिडेंट हैं, जो लोग हैं, वो भी उनके लिए ही तो बनाए जाएंगे ना रूल और रेगुलेशन, पॉलिसी जो रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाएगी कि भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी कंट्री है, ये टेरिटरी हमारी है, इसके अंदर कोई भी आदमी, अगर यहाँ पे कोई ए आदमी रहता है तो वो, अगर मान लो यहाँ पे बी आदमी रहता है या यहाँ पे सी कोई आदमी रहता है, तो जो ये आदमी है ना, ए बी और सी जो भी हमने लिखे हैं, ये आदमी फ्रीली मूव कर सकते हैं। भाई बी यहाँ पे भी तो जाके रह सकता है, सी यहाँ पे रह सकता है, या ए इसका मकान खरीद ले, बी इसका मकान खरीद ले, इस तरह से खरीद के वो आपस में एक्सचेंज करके रह सकते हैं।
है ना। तो वो आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इसी को बोलते हैं कि जब पर्सन्स, यानी कि अब यहाँ पे बात होंगी तीन चीज़ों की, तीन चीज़ें आपस में फ्रीली मूव कर सकती हैं। पहली बात है कि उस देश के लोग, उस जगह के आदमी जो हैं, पर्सन है, वो आपस में क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं उस पूरी बाउंड्री के अंदर अंदर। जैसे इंडिया में कोई भी कहीं पे जाके नौकरी कर सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है, ये राइट देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके नौकरी कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। बट कुछ डिस्प्यूटेड जो एरिया है या कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे जाके हम नहीं खरीद सकते जगह, वो एक अलग मैटर है। उसमें स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उनको। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कहीं पे जाके भी नौकरी कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है, ठीक है, अधिकार देता है। तो पहला आ गया लोगों के बारे में कि लोग आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। दूसरा है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, कोई भी आइटम बनाया जाता है उसको फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे बेच सकते हैं। जैसे बिहार में अगर कुछ सामान बन रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हरियाणा में भेज सकते हैं या उसको केरला में भेज सकते हैं। आप वहाँ पे केरला वाले लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो भाई वो लेना चाहते हैं बिहार से बना हुआ सामान, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो वो खरीद लेंगे। तो उसको कोई भी मनाही नहीं है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो यानी कि सामान फ्रीली मूव कर सकता है। अब केरला वाले मणिपुर में भेज दें या मणिपुर वाले जम्मू में भेज दें, इस तरह से सामान फ्रीली मूव कर रहा है। और थर्ड नंबर पे आता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी, यानी कि पैसा। अब पैसे की बात करें भाई, अब मान लो कि हम बैठे हैं, मान लो पंजाब की बात कर रहे हैं, हम पंजाब में बैठे हैं। अब पंजाब के जो लोग हैं वो ये कह दें कि भाई हमको पैसा चाहिए, कहाँ से, मान लो अरुणाचल प्रदेश पैसा भेजना है। अगर अरुणाचल प्रदेश पैसा भेजना है तो फ्रीली कैपिटल भेज सकते हैं भाई। पंजाब का जो आदमी है वो पैसा भेज दे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे जाके कुछ बागान किराए पे खरीद लिया, किराए पे ले लिया, या कुछ अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर अगर कहीं पे मान लो वो ले सकता है, अगर वो परमिशन है वहाँ पे लेकर रहने की। हालांकि वहाँ पे इनर लाइन परमिट चलता है। इनर लाइन परमिट का मतलब है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है कि आप इतने दिन तक वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद आप वापस वहाँ से चले जाएंगे। ये एक अलग मैटर है, ये पॉलिटिकल मैटर है देश का, ठीक है। वो हम उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये पार्ट इकोनॉमी का पार्ट भी है, क्योंकि उसका एक फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि वो इससे अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आके ना रहें, ताकि हम हमारी जो कल्चर है उसको ख़राब ना होने दें। तो ये इस तरह से कुछ उनके जो पॉइंट दिए जाते हैं कि ये उनके फेवर में बात की जाती है, इसलिए वो आईएलपी की मांग करते हैं। जैसे मणिपुर है, वहाँ पे भी है, आईएलपी को लागू कर दिया गया है कि हाँ, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे ऐसे आईएलपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपना आई कार्ड वगैरह दिखाएं और वहाँ पे जाके कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, सरकारी आदमी हैं, तो हम जाके यहाँ पे रह सकते हैं। बट नॉर्मल कोई पर्सन वहाँ पे जाता है तो उसको परमिट लेना पड़ता है कि मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ तो मुझे परमिट बना के दो, ठीक है। तो परमिट मिलता है उसके लिए, तब वो वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे पर्सन्स, सेकंड गुड्स और थर्ड कैपिटल। तो जब किसी भी टेरिटरी के अंदर, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अगर ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है और वो फ्रीली मूव कर रही हैं, ये तीनों चीज़ें, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही पॉइंट है, मैंने डिस्कस कर लिए हैं इनके बारे में। प्रोहिबिटेड एरिया है। अब कुछ प्रोहिबिटेड एरिया भी होता है, ऐसा नहीं है कि अब कंट्री है, जैसे इंडिया का कोई सिटीजन है तो वो जहाँ मन करेगा वहीं चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे अब बात करें कि आर्मी का कोई जगह है या कोई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ऐसे थोड़ी घुस सकते हैं। तो वैसे ही अब जो प्रोहिबिटेड एरिया है उसमें सबसे बड़ा नाम आता है एम्बेसी का, एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री इन आवर कंट्री। अब जैसे कोई दूसरे देश की एम्बेसी है, उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमारे इंडिया में एक एम्बेसी, मतलब एक उनको एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो काम करते हैं, वो पूरी मिली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन वहाँ पे जाके क्या करेगा, मैं बोलेगा मैं यहाँ बैठूंगा, मेरी कंट्री में बना रखा है, मेरे देश की कंट्री है, मेरी डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी है, मैं तो बैठूंगा यहाँ पे, तुमने क्यों बनाया। ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वो जो इंडिया, मान लो इंडिया के अंदर कोई टेरिटरी बनी हुई है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, सिक्योरिटी देगी उस एम्बेसी को। वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, उसके अंदर जो काम करते हैं, एम्बेसडर हैं वो वहाँ पे, तो उन सबको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, इंडिया करेगा, अगर इंडिया के अंदर एम्बेसी बनी हुई है तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे सब हर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
नॉन प्रोहिबिटेड एरिया। अब नॉन प्रोहिबिटेड, अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा प्रोहिबिटेड एरिया को ही हम क्या कर सकते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बना सकते हैं। वो कैसे? अब देखो, मान लेते हैं जिस तरह से अब ये प्रोहिबिटेड एरिया है कि मान लो इंडिया के अंदर एम्बेसी बनी हुई है, तो इंडिया के लोग वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं जा सकते। वहाँ कौन जाएगा? वहाँ पे वही लोग जाएंगे जो उस देश के क्या हैं, सिटीज़न हैं। मान लेते हैं कि यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, और कोई यूएसए का जो सिटीज़न है, कोई नागरिक है, वो इंडिया में आता है, कोई किसी ट्रिप पे आता है, घूमने आता है या किसी काम से आता है, और अगर उसको कोई इशू हो जाता है तो वो यूएस एम्बेसी में सीधा जा सकता है, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा के, अपना वीज़ा दिखा के, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके। लेकिन वही सेम चीज़ है हमारा कि भाई हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है, मान लेते हैं यूएसए के अंदर हमारी टेरिटरी बनी हुई है, सॉरी टेरिटरी नहीं, एम्बेसी, यूएसए के अंदर हमारी क्या है, इंडियन एम्बेसी बनी हुई है। तो अब इंडिया का आदमी यूएसए चला जाता है और उसको कोई दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, या उसको उसके राइट नहीं दिए जा रहे हैं जो वो डिजर्व करता है, उसको जान को खतरा है या कुछ भी है, तो वो डायरेक्ट एम्बेसी में जा सकता है। तो वहाँ पे जाकर हमें क्या है, वो है हमारा नॉन प्रोहिबिटेड एरिया। हम दूसरे, हालांकि हम यूएसए में गए हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ हमारी एम्बेसी में जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, हमें हमारी एम्बेसी में जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोहिबिटेड। तो यानी कि एम्बेसी जो है वो प्रोहिबिटेड भी होती हैं और नॉन प्रोहिबिटेड भी होती हैं। उसका वो डिपेंड करता है कि हमारे देश में अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी है तो वो तो प्रोहिबिटेड है, बट किसी दूसरे देश में अगर हमारे देश की एम्बेसी है तो वो हमारे लिए नॉन प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो ये एम्बेसी के बाद अब इसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है टेरिटरी लाइंग विद इन पॉलिटिकल प्लस टेरिटोरियल वाटर। अब इसके अंदर जो डोमेस्टिक हमारी होती है उसके अंदर इंक्लूड होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर और वाटर फ्रंटियर, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। अब भाई टेरिटरी के अंदर जो वाटर है, जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया के आसपास मान लेते हैं, पहली बात तो जो इंडिया का जो बॉर्डर है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो बॉर्डर है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है ऐसे, ये मैप जो है फिर भी थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, तो इस तरह से। तो ये जो हमारा, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर की। पॉलिटिकल का मतलब ये लैंड जो है सारा वो इंडिया का है, ये इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। दूसरा, वाटर्स की बात की है उसने, टेरिटोरियल वाटर। तो यहाँ पे जो इसके आसपास जो पानी है, जो ओशन है, तो उसके अभी कुछ किलोमीटर तक का जैसे एरिया होता है, वो सारा का सारा इंडिया के अंदर आता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे किसी दूसरे देश की जो आदमी हैं या फिशरमैन है या आर्मी है, वो डिप्लॉय नहीं हो सकती है। तो इंडियन आर्मी वाले क्या करेंगे, नेवी वाले क्या करेंगे, तुरंत उनको वार्निंग देंगे कि अपने आपका जहाज़ इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इसको वापस लेके चले जाइए। या फिशरमैन है, उनको पकड़ लेंगे अगर वो ज़्यादा हमारी तरफ आ गए। तो इसी को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेरिटोरियल वाटर से हमारा मतलब यहाँ पे ओशियन से है। ये वाटर का मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की जो बॉडी है, वाटर बॉडीज हैं, उनसे है, ठीक है। उसके बाद आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो पानी के जहाज़ हैं और जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे इंडिया के जो रेजिडेंट हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। इंडिया या कोई भी कंट्री, जिस कंट्री के वो एयरशिप या एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड में कहीं भी कर रहे हैं, वो काम से कोई मतलब नहीं है कि कहीं भी काम कर रहे हैं, बट वो हमारे इंडिया के हैं, ओनर जो है, मालिक जो है वो इंडिया का है, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही इंक्लूड किया जाएगा कि भाई वो हमारा है, हम उसमें बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेशन बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर एरिया in which the country has the exclusive right to exploitation and fishing boat operating। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें इंक्लूड होंगी पहले तो फिशिंग वेसल। फिशिंग का मतलब यानी कि फिशिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो वेसल यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई जहाज़ है, कोई बोट है, कोई नौका है, इस तरह से उसकी बात चल रही है। उसके बाद और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो हैं हमारे बने हुए हैं, जहाँ से हम निकालते हैं, ऑयल को निकालते हैं, नेचुरल गैस को निकालते हैं। और उसके बाद कोई भी हमारा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है,
इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो मतलब कि तैरता हुआ एक तरह से हम कोई ऑपरेशन चल रहा है, कुछ माइनिंग कर रहे हैं या कुछ एक तरह से हम रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी किस में इंक्लूड होंगी, इंडियन उसमें हमारे डोमेस्टिक में ही हम इंक्लूड करेंगे उसको। उसके बाद आता है कि एक दूसरा ऑप्शन आता है कि जहाँ का हमको राइट मिला हुआ है, एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं,